इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक जनरल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसकी मदद से तुम किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब कर पाओगे। अब इसे समझने के लिए हमें फेस कांस्टेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं कि फेस कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग ब्लॉक की सिस्टम है जो कि यहाँ छत से ऐसे अटैच्ड है। अभी तो ये रेस्ट पे है, लेकिन अब मैं इसे किक करने वाला हूँ, ऊपर की तरफ ढकेलने वाला हूँ। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसे ढकेल के छोड़ूंगा ना, तो ये ब्लॉक ऊपर जाने लगेगी और उसके बाद फिर ये थोड़ी ऊपर जाके रुक जाएगी और फिर नीचे आएगी और ये ऐसे ही इस पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करने लगेगी। अब अगर थोड़ी देर बाद मैं देखूं कि ये ब्लॉक कहाँ पे होने वाली है, तो ये कुछ ऐसे पिक्चर होने वाला है। थोड़ी देर बाद इतनी ऊपर हो जाएगी ब्लॉक, फिर ब्लॉक थोड़ी और ऊपर चली जाएगी और उसके बाद ब्लॉक नीचे आने लगेगी ऐसे। फिर ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी और फिर ये और नीचे चली जाएगी क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होने वाली है ना, और इसके कारण ये और नीचे जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और फिर ये ऐसे ही ऊपर आने लगेगी और ये ऐसे ऑसिलेट करती जाएगी ऐसे। अब वैसे तो ये स्प्रिंग ब्लॉक ये यहीं पे ऑसिलेट कर रही होगी ऊपर नीचे, लेकिन इसके मोशन को क्लियरली दिखाने के लिए मैंने अलग अलग समय पे इसकी पिक्चर को लेके इसे साइड में बना दिया है और ये ऐसे दिख रही है। अब देखो, अगर मैं इन सारे ब्लॉक्स को ऐसे ज्वाइन कर दूं, इन सारे ब्लॉक्स की हाइट को ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा इस ब्लॉक की हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ऐसे इस ब्लॉक की हाइट वेरी कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये ब्लॉक की हाइट ये ऐसे बढ़ रही है और ये ऐसे कम हो रही है। अब इसकी मदद से मैं इस ब्लॉक की पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बना सकता हूँ। इस ब्लॉक की पोजीशन ये टाइम के साथ वेरी कर रही होगी और यहाँ मैंने बना लिया मेरी एक्सिस। ये एक्सिस हो गई पोजीशन और इस एक्सिस पे दिखाएंगे हम टाइम। अब देखो, यहाँ पे ये हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसकी पोजीशन ऊपर उठना चालू कर रही है और ये हाईएस्ट पीक तक जा रही है और फिर ये नीचे इक्विलिब्रियम तक आई और फिर ये इससे और नीचे चली गई। तो इसकी पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ये भी कुछ ऐसा ही आने वाला है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है इक्विलिब्रियम से और ये ऊपर जा रही है और फिर ये वापस इक्विलिब्रियम पे और फिर यहाँ से नीचे और ऐसे ऊपर। ये हाईएस्ट पॉइंट ये मान लो कि कुछ a मीटर्स की ऊंचाई पे है इक्विलिब्रियम से और ये a मीटर ही नीचे आएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब आओ एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे सेम स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम ले लिया है। अभी तो ये ब्लॉक ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, सब कुछ रेस्ट पे है। अब मैं इस ब्लॉक को पकड़ के कुछ a मीटर ऊपर ले जाने वाला हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से और उसके बाद मैं इस ब्लॉक को छोड़ूंगा और देखते हैं कि ये ब्लॉक कैसे मोशन करती है। तो थोड़े समय बाद ये ब्लॉक थोड़ी नीचे होने वाली है, थोड़ी और नीचे, जब तक ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना आ जाए और उसके बाद इसके पास कुछ हाई वेलोसिटी होगी जिसके कारण ये नीचे ही मूव करती रहेगी और नीचे जाएगी। ये इक्विलिब्रियम से a मीटर और नीचे चली जाएगी और उसके बाद फिर ये वापस आने लगेगी और इसका मोशन कुछ ऐसे ऑसिलेशन वाला होने वाला है, कुछ ऐसा मोशन। अब अगर तुम ध्यान से ऊपर वाले और नीचे वाले मोशन को देखो ना, तो तुम्हें दिखेगा कि ये दोनों मोशन है तो बहुत ही सिमिलर। यहाँ भी ब्लॉक इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट कर रही है और यहाँ भी ब्लॉक इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट कर रही है। लेकिन देखो, यहाँ पे अगर मैं इन सारे ब्लॉक्स को ज्वाइन कर दूं, तो तुम्हें इसकी हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका ग्राफ मिल जाएगा। इसकी हाइट टाइम के साथ साथ कैसे वेरी कर रही है इसका ग्राफ मिल जाएगा। अब देखो, ये दोनों मोशन है तो बहुत ही सिमिलर, लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा कि अलग अलग समय पे इस ब्लॉक और इस ब्लॉक की हाइट ये अलग अलग है। भले ही मोशन सिमिलर है लेकिन पोजीशन ये तो अलग अलग है सेम टाइम पे इन ब्लॉक्स की। तो आओ क्या करते हैं कि इस ब्लॉक के लिए पोजीशन टाइम की ग्राफ बनाते हैं। तो इसकी पोजीशन टाइम की ग्राफ ये कुछ ऐसे आने वाली है। देखो, t=0 पे ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम से कुछ a मीटर की ऊंचाई पे था, तो t=0 पे इस ब्लॉक की पोजीशन ये कुछ a मीटर्स पे होने वाली है। उसके बाद ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम के पास आ रहा है ऐसे और फिर ये -a पे आएगा और फिर ये इक्विलिब्रियम और फिर ऐसे इसकी ग्राफ दिखने वाली है। अब वैसे तो ये पर्पल वाली ग्राफ और ये ग्रीन वाली ग्राफ ये अलग अलग ग्राफ्स हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ये पर्पल वाली ग्राफ ये है इस ब्लॉक का मोशन, इसे मैं पर्पल से ही दिखा देता हूँ। अब इस केस में मैं ब्लॉक को यहाँ इक्विलिब्रियम से कुछ ऊपर ढकेल रहा हूँ, इतना ऊपर कि ये a मीटर्स ऊपर तक चली जाए। तो यानी कि इस ब्लॉक की एम्पलीट्यूड ये हो गई a, यानी कि इस पर्पल वाली ग्राफ की एम्पलीट्यूड ये हो जाने वाली है कुछ a मीटर्स। अब अगर तुम ग्रीन वाली ब्लॉक को देखो, ये वाली मोशन, तो यहाँ पे तो मैंने ब्लॉक को कुछ a मीटर तक ऊपर कॉम्प्रेस करके छोड़ा है, तो यानी कि इसकी एम्पलीट्यूड ये तो a ही होने वाली है ना। तो यानी कि इन दोनों ग्राफ्स की एम्पलीट्यूड ये सेम है।
अब आओ टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ से दो पीक के बीच का ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ इस पर्पल वाली ग्राफ के लिए टाइम पीरियड निकालूँ तो ये हो जाने वाला है ड्यूरेशन। अब अगर मैं ग्रीन वाली ग्राफ के लिए निकालूँ तो ग्रीन वाली ग्राफ का भी ड्यूरेशन कुछ इतना ही आने वाला है। ये देखो, ये ड्यूरेशन ये बिल्कुल ही सेम है। तो यानी कि इन दोनों ग्राफ्स का टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड ये दोनों ही सेम है। बस अंतर इस बात का है कि ये वाली ग्राफ, पर्पल वाली ग्राफ, ये थोड़ा शिफ्टेड है ग्रीन वाली ग्राफ से। अगर मैं इस पर्पल वाली ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट कर दूं तो ये दोनों ग्राफ्स ओवरलैप कर जाएंगी। आओ देखते हैं। यहाँ मैं पर्पल वाली ग्राफ को थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर दूं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसे ये ओवरलैप कर रही है। वैसे तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन अगर मैंने इन दोनों ग्राफ्स को बहुत ही अच्छे से बनाया होता ना तो ये कंप्लीटली ओवरलैप कर जाती। तो देखो, यही आइडिया कि दो ग्राफ्स एक दूसरे से थोड़ा शिफ्टेड हैं, इसे बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फेज के कॉन्सेप्ट का। फेज, PHASE। हम कह देंगे कि यहाँ पे ये दोनों ग्राफ्स आउट ऑफ फेज हैं, लेकिन कितना आउट ऑफ फेज ये कैसे बताएं? तो देखो, मुझे इस पर्पल वाली ग्राफ को शिफ्ट करना पड़ गया कुछ इतना, यहाँ से यहाँ, है ना। और मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ, यानी कि ये पूरी ड्यूरेशन, ये पूरी चीज़, ये होती है पूरा एक चक्कर, एक साइकिल। तो यानी कि ये दूरी, ये इस पूरे चक्कर का एक चौथाई है। यहाँ से यहाँ एक चौथाई, यहाँ से यहाँ एक और चौथाई, ये एक और चौथाई, और यहाँ से यहाँ एक और चौथाई। तो यानी कि ये दूरी ये होगी 1/4 ऑफ 1 कंप्लीट साइकिल। तो मुझे इस पर्पल वाले ग्राफ को 1/4 ऑफ अ साइकिल शिफ्ट करना पड़ गया लेफ्ट डायरेक्शन में। तो मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों ग्राफ्स के बीच में फेज डिफरेंस ये कुछ 1/4 ऑफ अ साइकिल का है, फेज डिफरेंस। अब देखो, इसी चीज़ को दिखाने का एक और तरीका है, यूनिट सर्कल मेथड को इस्तेमाल करके दिखाने का। तो यहाँ मैंने बना दिया है एक यूनिट सर्कल, और एक यूनिट सर्कल एक कंप्लीट सर्कल रिप्रेजेंट करता है एक कंप्लीट साइकिल को। और एक कंप्लीट साइकिल में हम मान लेते हैं कि लग रहे हैं यहाँ पे 2π रेडियंस। तो यानी कि 1/4 ऑफ अ साइकिल यहाँ से यहाँ, इसमें लगने वाले हैं कुछ π/2 रेडियंस। तो यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन दोनों ग्राफ्स के बीच में कुछ π/2 रेडियंस का फेज डिफरेंस है, π/2 रेडियंस का। अब देखो, इसे मैं मैथमेटिकली इक्वेशन में कैसे लिखूं? तो अब उसके लिए क्या करते हैं कि इस पर्पल वाली ग्राफ का पोजीशन टाइम इक्वेशन लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एम्पलीट्यूड कुछ a, ये कुछ a हाइट तक जा रहा है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब देखो, ये पर्पल वाली ग्राफ ये मुझे लग रही है बहुत ही सिमिलर साइन कर्व से, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है 0 से, एट t इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, ये कुछ सिमिलर होने वाली है साइन ग्राफ के बराबर। तो ये साइन इंटू ओमेगा इंटू टी हो जाने वाला है। अब देखो, मुझे पता है कि ओमेगा की वैल्यू ये होती है 2π टाइम पीरियड। तो ये होने वाला है इक्वेशन इस पर्पल वाली ग्राफ का, इस ब्लॉक की पोजीशन टाइम इक्वेशन। अब आओ एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशन ये सही आई है कि नहीं। तो देखो, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 हमारी ब्लॉक ये इक्विलिब्रियम पे है, तो यानी कि इसकी पोजीशन ये हो गई 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 डालूँ तो ये पूरी आर्ग्यूमेंट ये हो जाएगी 0, और साइन ऑफ 0, साइन 0 तो होता है खैर 0, तो यानी कि ये पूरी चीज़ ये हो जाने वाली है 0। अब देखो, थोड़ी देर बाद ये पोजीशन इसकी यहाँ पहुँच जाएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी कुछ a, पॉजिटिव a, जो कि है इसकी एम्पलीट्यूड। अब ये टाइम ये होने वाला है इतना टाइम ड्यूरेशन। अब ये मुझे पता है कि ये पूरी टाइम ड्यूरेशन का, एक टाइम पीरियड का ये 1/4 है। तो यानी कि t/4 व्हेन टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड का 1/4, तब मेरी पोजीशन ये बराबर होनी चाहिए a के। अब उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं अगर करूँ 2π T, और टाइम हो गया टाइम पीरियड का एक चौथाई, यानी कि यहाँ से t कैंसिल, और ये 2 टाइम्स काट देगा, और मेरे पास आर्ग्यूमेंट में बच गया π/2, और साइन π/2 ये बराबर हो जाता है 1 के, ये हो जाता है 1। तो यानी कि a इंटू 1 ये हो जाने वाला है a। तो यानी कि मेरी ब्लॉक की पोजीशन ये हो जाएगी a, जो कि बिल्कुल ही सही है। यानी कि 1/4 ऑफ अ टाइम पीरियड में मेरी ब्लॉक पहुंच रही है a पे, और यही दे रहा है मेरा ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बिल्कुल ही सही इक्वेशन आई है। अब आओ इस ग्रीन वाली ग्राफ के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम की इक्वेशन इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लूँगा। हाँ, तो मैं लिखूँगा y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a, क्योंकि इस ग्राफ की भी एम्पलीट्यूड ये बिल्कुल ही सेम है इसके एम्पलीट्यूड के बराबर। अब देखो, ये ग्रीन वाली ग्राफ ये स्टार्ट हो रही है मैक्सिमम पोजीशन से,
यानी कि t=0 पे ये a से स्टार्ट हो रही है और इसका ग्राफ कुछ cos की ग्राफ की तरह लग रहा है। तो यानी कि इस इक्वेशन को मैं अगर cos में लिख दूँ, साइन को हटा के cos में लिख दूँ, तो मेरे पास इस ग्राफ की इक्वेशन आ जाने वाली है। देखो तुम्हारी बात है तो बिल्कुल ही सही, लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं एक जनरल इक्वेशन को निकालने की, एक ऐसी इक्वेशन जो कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब कर सके। बस तुम सारी वेरिएबल्स की वैल्यू डाल दोगे और वो तुम्हें किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को दे देगा। अब देखो, हो सकता है कि इस केस में ये जो सेकंड वाली ग्राफ है ना, ये ग्रीन वाली ग्राफ, ये मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट नहीं करके कुछ बीच में स्टार्ट हो, कहीं ऐसे। तो उस केस में तुम कैसे बताओगे कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि उस केस में तुम नहीं कॉस का इस्तेमाल कर पाओगे नहीं साइन का। तो आओ कोशिश करते हैं कि हम इस पर्पल वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करके इस ग्रीन वाली इक्वेशन को निकालते हैं। तो देखो, मुझे इस पर्पल वाली ग्राफ को कुछ शिफ्ट करना पड़ गया लेफ्ट डायरेक्शन में, तब मेरे पास आ गई थी ये ग्रीन वाली ग्राफ। तो वैसे ही मैं कोशिश करूंगा कि इस पर्पल वाली इक्वेशन से ग्रीन वाली इक्वेशन निकाली जाए। तो क्योंकि मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ा, तो हो सकता है कि मुझे इस इक्वेशन से कुछ माइनस करना पड़े, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़े, -b। तो हो सकता है कि मेरे पास आ जाए ग्रीन वाली इक्वेशन। क्या ये सही है? तो देखो, यहाँ पे -b करने का मतलब ये हुआ कि तुम ब्लॉक की पोजीशन से कुछ घटा रहे हो। मान लो कि किसी भी टाइम t पे ब्लॉक की पोजीशन थी कुछ a, अब उस पर तुमने -b कर दिया है, तो यानी कि ब्लॉक की अब नई पोजीशन हो गई ये a - b। फिर किसी भी टाइम t पे ब्लॉक अगर यहाँ पे थी तो उसकी पोजीशन हो जाएगी ये वाली पोजीशन -b, और टाइम t=0 पे जब ब्लॉक की यहाँ पे थी तो उसकी पोजीशन अब हो जाने वाली है -b पे। तो यानी कि ये करने का मतलब, -b करने का मतलब कि तुम पूरी ग्राफ को ही नीचे की तरफ ढकेल दे रहे हो, कुछ b यूनिट्स नीचे की तरफ ढकेल दे रहे हो। अब हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो ग्राफ को लेफ्ट साइड खिसकाना है ताकि ये ग्रीन वाली ग्राफ पे ओवरलैप कर जाए। तो क्या +b से काम होने वाला है? तो देखो, +b से भी काम नहीं होगा। +b से हमारी ग्राफ ये थोड़ी सी ऊपर घसक जाने वाली है बस। अब लेफ्ट साइड घसकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें ये +-b, ये जो हम कर रहे हैं ना, इसे हमें आर्ग्यूमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। देखो, हमारी इक्वेशन हो जाने वाली है a sin, ये ब्रैकेट में 2π/t स्मॉल t, यहाँ पे आ जाएगा +φ। अब यहाँ पे ये φ हो गया फेज डिफरेंस, इन दोनों ग्राफ के बीच का फेज डिफरेंस। अब देखो, तुम ये सोच रहे होगे कि इस ग्राफ को तो हमें लेफ्ट घसकाना है, तो लेफ्ट घसकाने के लिए तो हमें तो कुछ माइनस करना चाहिए, हम यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं? तो ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग थी बचपन में। लेकिन असल में अगर तुम्हें किसी ग्राफ को लेफ्ट खसकाना हो ना, तो इसके लिए तुम्हें प्लस फेस ही करना पड़ता है। अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फेस डिफरेंस ये हमारे पास आया है π/2 रेडियंस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ π/2। अब देखो, t=0 पे ये ग्रीन वाली ग्राफ ये कुछ a पे है, तो यानी कि अगर मैं t=0 डालूँ तो ये पूरी a आनी चाहिए। अब इसे करते हैं, अगर मैं t=0 को डालूँ तो ये पूरी टर्म हो गई 0 और मेरे पास बच के आ गया sin π/2, और sin π/2 ये तो मुझे पता है ये होता है 1, तो यानी कि ये वाली पूरी टर्म ये हो जाने वाली है 1 एट t=0, तो यानी कि a × 1 ये हो गया a। तो यानी कि ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन आ गई है, ये हमने वेरीफाई भी करके देख लिया है। इस ग्रीन वाली इक्वेशन की, इस ग्रीन वाली ग्राफ की पोजीशन टाइम इक्वेशन ये होने वाली है y = a sin 2π/T × t प्लस π/2। तो यानी कि अब मैं किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए उसकी पोजीशन टाइम की इक्वेशन को लिख सकता हूँ, और ये होने वाली है कुछ ऐसे, y = a sin 2π/T × t प्लस माइनस φ। अब देखो, ऐसा करने के लिए तुम क्या करना कि उस ऑसिलेशन की ग्राफ को बना लेना, और उसके बाद ये देखना कि एक साइन ग्राफ को कितना शिफ्ट करना पड़ रहा है ताकि ये साइन ग्राफ कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए उस ग्राफ को। अब इसके बाद इस शिफ्ट को तुम कैलकुलेट कर लेना रेडियंस के टर्म में। अब यही हो जाने वाला है फेज शिफ्ट, और इसकी वैल्यू तुम डाल देना इस इक्वेशन में यहाँ पे φ की जगह पे। अब अगर इस ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ रहा है ओवरलैप करने के लिए, तो यानी कि यहाँ पे प्लस φ आ जाएगा, और अगर इस ग्राफ को राइट शिफ्ट करना पड़ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा -φ। और इसकी मदद से तुम किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को लिख सकते हो, पोजीशन टाइम इक्वेशन को। अब देखो, एक नोट करने वाली बात ये है कि फिजिक्स में हम इस टर्म को बोलते हैं फेज कांस्टेंट या फिर इनिशियल फेज, और इस पूरी चीज़ को बोलते हैं हम फेज।